अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। सादिया अफजाल छुट्टियों पर हैं और उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता देते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सानिहा जाफ़र एक्सप्रेस के बाद होने वाली डिबेट पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी की कौमी जंग के खिलाफ हम सब कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहद की तरफ से उठने वाले चैलेंजेस का जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश रचाई जा रही है। आज दुश्मन अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला आवर है। पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें हमारे लिए गैर महफूज हो चुकी हैं। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया गठजोड़ बन चुका है। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर मौजूद शरपसंद अनासिर की ताकत बढ़ाने पर सरमायाकारी कर रहा है। ट्रेनिंग, जदीद असलहा और टेक्निकल सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। रवां हफ्ते के आगाज के बाद हमने पाकिस्तान में उस वक्त एक हंगामी सूरत हाल देखी जब रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने के बाद कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलान पाक के इलाके में हाई जैक करने के बाद शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने और मुल्क का अमन तहबाला करने की कोशिश की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए और शहीद हुए उनकी तादाद 21 है। रेलवे पकड़ पर मौजूद तैनात 3 एफसी जवान शहीद हुए जबकि 1 एफसी जवान दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। जाफर एक्सप्रेस सानिहा इस बात की वाज़ेह दलील है कि मशरिक में भारत और मगरिब में अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर चुके हैं। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में राब्ता और भारतीय मीडिया की मन घड़त मुहिम इस बात का इंदिया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने वहां से मिलते हैं। दूसरी जानिब सानिहा जाफर एक्सप्रेस के बाद मुल्क में सियासी माहौल और सियासी कायदीन के बयानात को अगर देखें तो हम वाज़ेह अल्फाज में कह सकते हैं कि सियासी कायदीन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पस मंज़र में होने वाली साजिश से बखूबी आगाह हैं। कोयटा में बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि घुस बैठिए दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया ना किया तो मुल्क की तरक्की के सफर को ब्रेक लग जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में सानिहा जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बात करते हुए कहा है कि आलमी ताकतें, दहशतगर्द और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी ना इत्तफाकी का फायदा उठा रहे हैं। गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जाफर एक्सप्रेस के सानिहे को लेकर तकरार भी देखने में आई, लेकिन आज दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ हमें अगर मगर से निकलना होगा और बहैसियत कौम हमें मिलकर दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ यकसू होकर कंसेंसस पैदा करना होगा। आज हमें कौम की खातिर और मुल्क की खातिर इकट्ठा होना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना दुरुस्त है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े ने गेम्स के रूल्स तब्दील कर दिए हैं। इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और जो सूरत हाल पेश आई है जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े की, दहशतगर्दी वाले वाक़े की, इसके बाद हुकूमत और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। ये फैसला हो चुका है कि अब फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है। वक्त की अगर नज़ाकत देखी जाए तो आपके ख्याल में सियासतदानों को, तमाम सियासतदानों को, चाहे वो हुकूमत से हैं या अपोजिशन से, कहाँ स्टैंड करना चाहिए अभी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, मेरा ख्याल में सवाल जो है ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टैंड करती है। साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्टैंड करती है। इमरान खान साहब को जो है वो दरमियान में मौजूद होना चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो पूरी कौम का एतमाद है और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर भी खान साहब उस वक्त मौजूद थे तो उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, ड्रोन ख़त्म हो चुके थे। तो खान साहब के बगैर कैसे मुमकिन है। बलूचिस्तान की हद तक अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर तो आवाम का मैंडेट ही नहीं है उस हुकूमत के पास, तो वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो अगर करवाए जाते और अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती तो वो डेफिनेटली उसके अंदर आवाम की उस हुकूमत को सपोर्ट होती, तो वो ऐसी कोई पॉलिसी या इनिशिएटिव लेती जिस पर उन्हें अपने मसाइल का इदराक भी है और तमाम तर चीज़ों का पता भी है, तो पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। अब वहाँ अवामी हुकूमत नहीं है, वफाक जो है वहाँ भी अवामी हुकूमत नहीं है,
और इस सूरत हाल के अंदर जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, वो तो फेल हो चुके हैं ना उन पर। अब आप देखें सिक्योरिटी के जो हालात इन सालों के अंदर हुए हैं, तो जब से गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हालात मुल्क में इस तरह की सूरत हाल बदअमनी पैदा हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल यही है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो और उस पे वो इनिशिएटिव ले, अवाम की नुमाइंदगी उसको हासिल होती है, सपोर्ट हासिल होती है। तो अवाम की जो सपोर्ट के बगैर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं, आवाम की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सियासतदानों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इंदिया दिया है। क्या कहेंगे आप कॉन्फ्रेंस की अहमियत के बारे में, और ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों की इसमें शिरकत के हवाले से? क्या PTI भी इसमें शिरकत करेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले भी शिरकत कर चुकी है। अली अमीन साहब पहले भी एपेक्स कमेटी के इजलास में आए थे। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया था और अफगानिस्तान से बात करने या बातचीत के मामला हल करने के हवाले से भी तजवीज़ दी थी, जिसके ऊपर उस वक्त कहा गया कि ठीक है, देखते हैं। और बाद में जब KP में मीटिंग हुई तो हाँ, ये कहा गया कि आप बातचीत जो है का माहौल बनाइए, मुसलसल से बात करके आगे बढ़ाइए, जिस पर TROs जो हैं वो अली अमीन साहब ने भिजवाए थे वफाकी हुकूमत को। तो आज तक वफाकी हुकूमत से उन TROs का जवाब नहीं मिल सका। तो इस तरह की सीरियसनेस है इनकी तरफ से। और कहा जाता है जी कि KP में दहशतगर्दी है तो PTI की वजह से है। देखें, बलूचिस्तान में तो PTI की हुकूमत नहीं है ना, ये मुल्क का मामला है। और मुल्क का मामला जो है इस तरह गैर संजीदा रवैये के साथ, देखें ये पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत है KP के अंदर, और पाकिस्तान की अवाम जो है, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से दो चार है। तो उसके लिए जो है सिर्फ लफ्जी बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली आपको संजीदा होके उस पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन नईम साहब, कल तो हम लोगों ने लफ्जी जंग देखी कौमी असम्बली के इजलास में। बड़ी मायूसी हुई देखकर दोनों जानिब से जिस तरह के लफ्जी वार किए गए, चाहे वो PTI के रहनुमा थे या नून लीग थे। अब जो एक सूरत हाल है, ये मुश्किल मरहला है हुकूमत के लिए। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में क्यों अब तक इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखें, आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब या दीगर रहनुमा या उनके अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर ये साबित कर रहे थे कि जैसे ये दहशतगर्दी जो है, PTI इसके पीछे मास्टरमाइंड है या उनकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं या KP के अंदर, तो वो कहते हैं जी कि इसके पीछे PTI जो है वो शामिल है। लेकिन हमारे किसी एक रहनुमा ने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी कि ये धमाका जो है नून लीग ने करवाया है या बम जो है वो पीपल्स पार्टी ने फोड़ दिया है या उसके अंदर ये सूरत हाल है। हमारी तरफ से बड़ा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा संजीदा आया कि नाअहलियत आपकी है। इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उनके नीचे उनके नीचे जो है वो दिफा का मामला आता है। दिफा के वजीर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपके नीचे है, और आप बजाय ये कि इसके ऊपर जो है कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते जो नज़र भी आती, जो उसका कोई जवाब भी आता, तो ये मामला उधर से हुआ है। और हमारी तरफ से जितने बयानात हुए हैं उनमें यही कहा गया है कि नाअहलियत जो है उसको आप छुपाने लेकिन नईम साहब, वजीर दिफा ने कल जो एक और भी बयान दिया, उन्होंने बोला कि जब भी PTI से मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाती है कि दहशत गर्दी के खिलाफ अब जो कोशिशें की जा रही हैं उस हवाले से बात की जाती है, तो उनका मौक़िफ़ होता है कि पहले हमारे बानी को रिहा करो। लेकिन बात उनकी भी ठीक है, PTI की जानिब से बारहा इस तरह के मुतालिबात किए गए हैं। क्या कौमी सलामती के मामलात को किसी भी किस्म की शराइत से जोड़ा जा सकता है? देखें, इससे पहले अली अमीन साहब के हवाले से मैंने स्टेटमेंट दी है आपको, और अली अमीन साहब बिल्कुल पेश हुए और वहाँ उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वहाँ यही मौक़िफ़ रखा कि इस मामले के ऊपर जो है सीरियसनेस शो करवाई जाए और बातचीत से मामले का हल निकलता है तो अमन कायम जो है वो मकसद है। अमन जिस तरीके से भी कायम हो, तो उस पर क्या मौक़िफ़ आया। और जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो इमरान खान साहब पोलिटिकली झूठे केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं। आज आप देखें कि साइफर केस की डिटेल जजमेंट आपने शायद पढ़ी हो, जिसमें वो वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि साइफर जो है वो लीक करना साबित नहीं हुआ और जो जुर्म लगाने की कोशिश की जा रही थी, जो FIR दर्ज की गई, वो जुर्म भी साबित नहीं हुआ। तो जब जुर्म भी नहीं था, साइफर लीक भी नहीं हुआ, तो आपने किस पादाश के अंदर उन्हें जेल में रखा और पोलिटिकली उसमें सजा दी। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर वो बार बार बात करें, पूरी कौम ये मुतालबा रख रही है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो वो बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा है। उनको इसी वजह से जेल में रखा गया है क्योंकि उन्होंने खारिजा पॉलिसी के ऊपर भी मौक़िफ़ अपना क्लियर रखा,
उन्होंने कहा कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम गुलाम नहीं हैं, हम डिक्टेट नहीं होंगे, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, जिस बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि उनको हुकूमत से भी चलता किया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए और जेल में रखा गया है। वो हों या उनकी एहलियाँ हों या दीगर जितने रहनुमा, तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पर पहले भी कह चुके कि ये लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ को लाया जाएगा, और वो आपने देखा कि उसी तरह उनको लाया गया, उनको अहल भी कर दिया गया, इमरान खान को नाअहल किया गया, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया। तो और जो खान साहब कहते रहे लंदन प्लान का हिस्सा ये है, वो सारा मुकम्मल तौर पर आपने देखा कि वो एग्जीक्यूट हुआ, तो वो तो सच साबित हुआ और सच साबित हो रहा है। तो आप उन्हें रिलीज कीजिए, क्योंकि आवाम जो है उनके साथ खड़ी है। झूठे मुकदमात आपने बनाए, 8 फरवरी को ये अवाम ने साबित कर दिया है कि इमरान खान पॉलिटिकली कैदी हैं और ये अवाम की सपोर्ट उनके साथ खड़ी है। लेकिन उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे जिस पे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस सान्हे के बाद जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें एक सियासी जमात के भी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे वो उन्होंने भी काफ़ी प्रोपेगेंडा किया हुकूमत के खिलाफ भी और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ भी? देखें, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके अंदर यही इज़हार अफसोस और जो शहीद हैं उनके ऊपर बड़ा मज़म्मती बयान आया कि हम इस वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं और शुहदा के ऊपर अफसोस का इज़हार करते हैं और उन फैमिली के साथ हम उनके दुख में शरीक हैं। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने ओपिनियन दी कि इन तमाम मसाइल का हल ये है। अब अगर मसाइल के हल को वो कहें, जैसे वो पहले भी कहते हैं, हम बात करते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, फीका लॉज क्यों लेकर आए, आइन की सरबुलंदी हो, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं, जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर जो डिजिटल दहशतगर्द हमें कहा जाता है। ठीक है नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी प्रोग्राम एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नईम हैदर पंजोधा साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत है, लेकिन कभी भी ऐसा लगता है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत और PTI एक पेज पर नहीं आए हैं KP में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको रोकने के लिए। क्या आपके ख्याल में ये ज़रूरत नहीं है मौजूदा हालात में कि इन हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मुसलसल पैदर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, एक पेज पर दोनों को आने की ज़रूरत है? आयशा, बात ये है कि देखें, जो सूरत हाल है मुल्क को दो चार है, इसमें जो KP है वो बड़ा वाज़ेह KP ने अपना मौक़िफ़ दिया और TROs जो हैं वफाकी हुकूमत को भिजवाए। TROs जो हैं वो क्या हमारी तरफ से नहीं उसका रिप्लाई आ रहा या वफाकी फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा? तो एक तो ये नाअहल है, अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उसके बावजूद हमने इनको सूबे में बदअमनी यानी मुल्क में बदअमनी के हवाले से इनसे बातचीत भी की और इनको TROs भी भिजवाए। तो इनकी तरफ से जो है रिप्लाई नहीं आया। हम तो ऑलरेडी इनको कह चुके हैं, लेकिन ये ओपनली सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि किसी तरह पॉलिटिसाइज किया जाए PTI को और गेम स्कोरिंग की जाए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको प्रमोट किया जाए, जिसके अंदर आके ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसको भी यानी प्रायोरिटी उसको नहीं देते बल्कि अपने पॉलिटिकल एजेंडे को देते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कहा जाता है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की टर्म जो है वो PTI ने ही निकाली थी और बहुत से ऐसे दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया गया जो कि इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो PTI के दौर में ही हुए थे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बाजवा साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी कि बातचीत से मामले का हल निकल रहा है और अफगानिस्तान के साथ बात करके मामलात को हल किया जाए, जिस पर जनाब जितने भी PMLN पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें थीं उन्होंने उस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया था। उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए इस पे बात हुई थी और आपने देखा कि दहशतगर्दी कंट्रोल हो। जब जो बाइडेन की हुकूमत ने इनके साथ, क्योंकि ये मुसलसल उनके साथ पूरे टच में थे, तो वहीं से साइफर भी आया, वहीं से सारा मामला भी हुआ। तो जो बाइडेन की जो उस वक्त की जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अमन वाला मामला हो, और उन्होंने इस पॉलिसी के ऊपर इनको जो है जब कायल किया तो डेफिनेटली उसकी हुकूमत से की तरफ से भिजवाया गया साइफर और सारा मामला। तो ये इनकी अपनी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये मामला इस नहज तक पहुंचा। हम तो यही कहते हैं कि जंगों से मुल्क में अमन नहीं आता, जंगों से हल नहीं होता। हम पूरी दुनिया में जहाँ भी जंगें लगी हैं
तो वहाँ आखिर में बातचीत हुई है और बातचीत से मामला तय हुआ। आपने देखा कि इनखला करना पड़ा अमेरिका को, कितने सालों की उसने जंग लड़ी और आखिरकार बातचीत से ही मामला और वो लेकिन नईम साहब, पीटीआई का अपना रवैया भी तो अग्रेसिव है। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। तालिबान से भी बातचीत के लिए पीटीआई ने और अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता काफी अरसे में कई मरतबा कहा है, लेकिन हुकूमत के साथ उनका रवैया तो अग्रेसिव है। देखें, हुकूमत को अगर आप इस सिनेरियो के अंदर कहें कि दहशतगर्दी के ऊपर आप बात कर रहे हैं और फार्म 47 के ऊपर साथ क्यों बात कर रहे हैं, तो फार्म 47 की तो बात होगी। अवामी मैंडेट लूटा गया है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बैठा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को नहीं दी जा रही और उसका टेन्योर खत्म होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं तो ये मुल्की मसाइल की बात है और मुल्क के हवाले से हम कंसर्न रखते हैं, क्योंकि आवाम की सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को हासिल है। तो हमारा हक बनता है, हम सबसे बड़ी जमात हैं, मुल्की मसाइल के ऊपर बात करें और मुल्क में जो दरपेश मसाइल हैं या जो सूरत हाल है उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें, तो वो तो हम करते रहेंगे। अब इसको ये कहें कि ये अग्रेसिव रवैया है, तो भाई आपने घर तो जाना ही है, क्योंकि आप झूठ और फरेब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने डील के जरिए अपने केसेस खत्म करवाए हैं, नैब तरमीम करवाई हैं और क्लीन चिटें ली हैं, तो हम ये मांगते रहेंगे, क्यों ना मांगे। सही। अच्छा, और अभी जो इस वक्त अगर हम केपी में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इस हवाले से पीटीआई के रवैये की बात करें, पीटीआई इस हवाले से हुकूमत से कितना कोऑपरेट कर रही है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने बयानात से बड़ा वाज़े उठा लिया होगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रैक्टिकली अंदाज है उसमें भी आपने देख लिया होगा कि पीटीआई जो है वो तो चाहती है कि दहशतगर्दी कंट्रोल हो। ये समझते हैं कि ये पीटीआई का सूबाई मामला है। इनको शर्म नहीं आ रही कि एक तो आप फार्म 47 वाले जेली हैं और दूसरा आपका रवैया ऐसे है कि जैसे केपी जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। तो इस तरह का रवैया जो है वो अवाम के सामने रखना, तो ये इनकी असलियत शो करता है कि ये इक़्तिदार के भूखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वो इक़्तिदार की खातिर किसी जमात के ऊपर भी या किसी सूबे के साथ भी ऐसा सलूक करने का जो काम कर रहे हैं कि ये अपना जो एजेंडा है वो उसमें कामयाब हो। तो ऐसा नहीं होगा, अवाम जो है वो राय रखती है। नईम साहब, आखिर में आपकी बात भी दुरुस्त होगी। यकीनन इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, सूबाई हुकूमतों के भी और वफाकी हुकूमत के भी, जो आपस में इनकी नाराज़गियाँ हैं वो एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, हमने देखा कि शिमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या भी एक बड़ा वाक़या है। इन तमाम हालात में सूबाई हुकूमत को कितना आगे बढ़ना होगा हुकूमत का साथ देने के लिए? और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अब एपीसी किया जाएगा, तो इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, ख़ास तौर पर केपी हुकूमत की? देखें, सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पहले भी अदा कर चुकी है, फिर भी अदा करेगी और अपने सूबे इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर ना सिर्फ केपी हुकूमत बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करती है और चाहती है कि हम चाहते हैं, सब इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो और अमन कायम करने के लिए स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी होगी। फोकस जो है वो पीटीआई को टारगेट करने, डिवाइसेस लगाने, जजेस को थ्रेट करने, उनसे हटा के हमें मसले के ऊपर एक पेज के ऊपर होके और आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी के बगैर ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को रिहा करें और पूरे मुल्क का मामला तब हल होगा जब इमरान खान साहब मौजूद होंगे, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और उन्होंने पहले भी इस मसले का हल निकाला। अब नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला वही हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमें दहशतगर्दी का सामना है। जाफ़र एक्सप्रेस सानिहा और इससे कबल गुज़श्ता 1 साल से जारी दहशतगर्दी हमले इस बात की वाज़े दलील हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन अफगान हुकूमत के मुकम्मल ताउन के साथ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और गुज़श्ता 1 साल से दिल्ली काबुल नेक्सस के आसार भी अब मज़ीद वाज़े हो चुके हैं। दुश्मन का एजेंडा है कि रियासत की साख को न सिर्फ नुकसान पहुँचाया जाए बल्कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को मुकम्मल तौर पर रोका भी जाए। दुश्मन पहले की निस्बत मजबूत होकर सामने आ रहा है। आज हमें एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके तहत तमाम स्टेक होल्डर्स रियासत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों।
प्रोग्राम के इस हिस्से में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। अफगान हुकूमत हो या भारत, दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात जो पेश आ रहे हैं इनसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और क्या एक बार फिर से CPEC को निशाना बनाया जा रहा है? देखें, चाहे अफगान बुरी हुकूमत है या इंडियन है, रॉ है, टुगेदर, और ये मिली भगत के अफगान जो काबल एम्बेसी है वहाँ ये इसकी एक जगह बनी हुई जहाँ पर BNA, मजीद ब्रिगेड, फारजी, TTP, ये खुरासान है, ये सब वहाँ पर बैठ के प्लानिंग होती है। और BLA, BLF, BNA को ये बलूचिस्तान का टारगेट दिए जाते हैं, फर्जियों को जो है वो दिया गया था KPK का। ये टोटल प्लान है। प्लान बेसिकली ये है कि नैरेटिव ये है, नंबर 1 कि फ़ौज और अवाम में दूरी पैदा करो, खलीज पैदा करो, फ़ौज को कमज़ोर करो, और फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। ये नैरेटिव है, और ये हमारे कुछ नासमझ लोगों का नैरेटिव है। 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि आपकी पहले वो फाइट करने की विल को ब्रेक करते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म करते हैं अवाम का और फ़ौज का, और फिर अपने मसाइल हल करते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट सिंपल सी बात है कि बलूचिस्तान नंबर 1, बलूचिस्तान की मादनियात, बलूचिस्तान के गोल्ड, उसके अदर मादनियात, CPEC, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज ना हो, क्योंकि हम बीइंग इस्लामिक, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री और फौज लड़ाका है, अगर हम अपने इकोनॉमिक ये तरक्की कर लेंगे तो पैसे अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, और हम बहुत बड़ी एक न्यूक्लियर और इकोनॉमिकल पावर बन जाएंगे। बेसिक ये। नंबर 2, उधर ये करना चाहते हैं कि वो अपनी जो KP के अंदर वो यही डिज़ाइन है कि वो फाटा गिरी को अलहदा करो, उसके बाद वो अपनी विल पैदा करना चाहते हैं, जबकि अब पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पहले ही हमारा कानून बड़ा क्लियर है, और कोई जो भी रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा उसको मुसल्लह फौज उसके खिलाफ लड़ाई करेंगी, कर रही हैं। जब आज़म नहीं खत्म हो जाता ये लड़ाई हम करते रहेंगे। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असम्बली ने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि हमने डिटर्मिन्ड है हम कि हमने मुल्क की दहशतगर्दी खत्म करनी है। इसके लिए फौज टेररिस्ट को मार भी रही है, उसके बाद हम कुर्बानी भी दे रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क से हर लिहाज से ख़त्म करनी है तो फिर पूरी कौम को, हुकूमत को, तमाम जितने रिसोर्स होते हैं इकट्ठे पुल अप करके हमने इसको ख़त्म करना है। ख़ास तौर पे इलीगल स्पेक्ट्रम जिसमें हुंडी का पैसा आता है, नार्कोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, ये हमने जो है फाइनेंशियल टेररिज्म पैसे को ख़त्म करना है ताकि इनको जड़ से ख़त्म कर सके। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, काबुल में जब से अफगान हुकूमत वापस आई है हमने देखा है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। अभी ताज़ा मिसाल तो जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानिहा ही है। इसके ताने बाने हम फिर बात करें कि भारत और अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। क्या वजह है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय तालिबान के जो इस तरह के धड़े हैं उनको सपोर्ट कर रही है? देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब अमेरिकन गए हैं तो हमने इनको इवैक्यूएशन में मदद की, उसके बाद हमने इनकी सफारतकारी की, दुनिया को बताया कि इनको सपोर्ट करें, इनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, इनका फ्रीज पैसा हुआ था वो वापस करें। बिल्कुल। हमने डिमांड किया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप वो भी नहीं पूरा करें, हम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, नमी देते हैं, चीनी भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, इनको हर किस्म की सहूलत देते हैं, कहीं रुकावट नहीं डालते हैं, और ये इतना काम नहीं करते हैं। मकसद ये है कि इनके और TTP के फर्जियों के एक आइडियोलॉजी एक ही है, एक दूसरे के सपोर्ट कर, और ये प्रॉब्लम है इनकी। और इंडिया को वहाँ पे जाके बैठा वो फंडिंग भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये बात है कि अब इसके लिए हमें 2 टोक बात करने की जरूरत है। ये जाफर एक्सप्रेस इज़ा रेड लाइन क्रॉस की इन्होंने। अब इसके बाद असम्बली में सेशन हुआ, उन्होंने करारदाद पेश की है, बट इसके लिए हमें अब एज ए कौम फैसला करना है कि पॉलिटिकल कंसेंसस लेकर आए। हमारा अभी भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। आपके KP में PTI, JUIF और ANP तीनों कहते हैं कि हम अदम इस्तेहकाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, आपके हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी खराब नुकसान हो रहा है, आप जब तक नहीं फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ कैसे ये अमन आएगा? बिल्कुल। ये चीज़ें हमें, इसलिए हमें इस वक्त
नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अगर चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नेशनल डायलॉग करें, APS पे जैसे बच्चों की शहादत हुई तो हमने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है, तभी ये मसला हल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये आप बात कर रहे थे कि भारत सपोर्ट कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है। काबुल और दिल्ली में जो रवाबित एक बार फिर से बढ़े हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे एक कस्टम्स है, कल्चर है, दोनों तरफ हमारे पश्तून है, उधर भी अफगान पश्तून है, इधर हम पाकिस्तानी पश्तून है। हमने आपके तकरीबन 15 से 20 लाख अफगान रिफ्यूजीज को हमने यहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहे हैं और अपने बहुत कर लिए। बिल्कुल। आई थिंक अभी हुकूमत एक डेलीगेशन जाए वहाँ पर, हाई लेवल पावर डेलीगेशन जाए, जहाँ पे तो मुज़ाकरात के बता दे कि जी अभी हमने आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आपके एरिया में हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, जहाँ जहाँ ये ट्रेनिंग कैंप है वो भी ख़त्म करेंगे, आपके सारे अफगान रिफ्यूजीज जहाँ बैठे हुए इलीगल हम सबको वापस करेंगे, रखें, इनको संभालें, हमने बहुत मेहमानदारी कर ली। फिर इनको पता चलेगा, फिर ये आपसे बात करेंगे। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होकर बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये समझ रहे हैं कि अभी भी अमेरिका में बैठा हुआ और उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हमारी बहुत फौज बहुत हार्डेंड है, हमें पता कि हमारे पास एक एक इनकी इन्फॉर्मेशन है। नाउ इज द टाइम इनको लास्ट बात करिए और अमेरिकन से बात कीजिए कि इंडिया को नकेल डालें। इंडिया उनकी प्रॉफिट है, इंडिया वहाँ पे जो कुछ कर रहा है, आई एम श्योर कि वो अमेरिका इसको आराम से रोक सकता है। अमेरिका को रोकने की जरूरत है। उनको फंडिंग मिल रही है, जो अमेरिका उनको फंडिंग देता है, हर महीने उनको पैसा देते हैं, वो उनको बंद करें। उनको जो वेपन अपने छोड़ के हैं, ट्रम्प ने कहा उन्हें वापस करें, वो वापस कराएं, सख्तियाँ करें, ताकि उनके प्रेशर आएगा तो वो अपनी 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में बैठी हुई है। ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, ये खत्म करने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि यहाँ पे कंट्रोल करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब, गुज़श्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अब ये अक्सर सूरत हाल क्यों तब्दील हुई है? ऐसा क्या हुआ है कि सूरत हाल भी तब्दील हुई है? और जैसे कि गुज़श्ता दिनों अमरीकी असलहा जो है, जो अमरीकी फ़ौज ने छोड़ा था, वो भी पकड़ा गया वहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रही है? देखिए, प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनी हुई है और ये अफगानिस्तान को, क्योंकि इंडिया वहाँ पर उनका वहाँ पहुँचा हुआ है, अमेरिकन की इंडियन को सपोर्ट है। अमेरिकन, मैं तो यही कहूँगा डेलिबरेटली वेपन एमुनिशन छोड़ के आए कि ताकि वहाँ पर ये सारा वेपन एमुनिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पे लग जाए, अफगान गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ चलता है लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि अफगानिस्तान अमन हो जाएगा तो आप सोचेंगे सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान की मतलब है कि आगे ग्वादर पोर्ट बन जाएगा, सीपैक बन जाएगा, और वहाँ से हम सारा सेंट्रल एशिया का सामान, चाइना का सामान सारा दुनिया की मंडी में जाएगा हमारे पोर्ट से। हमें कितनी इकोनॉमिक जंप है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि अमेरिका जानबूझ के ये असलहा वहाँ पर छोड़ के गया, तो अभी गुज़श्ता दिनों भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये असलहा वापस लेने की जो बात की है, क्या इसके पीछे भी कोई मकासद हो सकते हैं कि इस खत्ते में सूरत हाल फिर से ऐसी की जाए कि अमेरिका को यहाँ दोबारा से आने का मौका मिले? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ गन डाल के गई थी। ट्रंप ने कहा तो है कि हम आपको हमारा पूरा वेपन एमुनिशन वापस करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि वापस होगा, ना ये लेंगे। अगर क्लियर हैं तो फिर नंबर 1 इनको चाहिए कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर। वहाँ कितनी इंटरनेशनल एनजीओज काम कर रही हैं, वो पैसा लेकर आ रहे हैं। चाइनीज वहाँ पर काम करें माइनिंग मिनरल्स का, वो इनको पैसा दे रहे हैं। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं तो वो क्यों क्या करेंगे? उनकी तो सारी ये इनसे पहले मिला पे सारी वहाँ पे 24 ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं खत्म करते हैं? ये करने के लिए यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, दे हैव टू पुट प्रेशर, और तभी ये बात खत्म होगी। देखिए, जब तक ये नहीं होगा खत्म, पाकिस्तान में टेररिज्म होता रहेगा, हम अपने फौजी भी शहीद करते रहेंगे, कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, लेकिन हम मारते भी जा रहे हैं टेररिस्ट को, लेकिन पीछे से और आते रहेंगे। सो हमें इसको पक्का बंद करना है, सील करना है बॉर्डर, इनका हर किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें। जब तक ये हमारी बात नहीं मानते, हमें चाहिए कि बॉर्डर सील करें, इनका फ्रूट सड़ता रहे, इनको चीनी गंदम फर्टिलाइजर देना बंद कर दें, इनका इवन अफगान ट्रांजिट को हम अगर चालना चाहिए हम रुकावटें डाल सकते हैं, फिर इनको समझ आएगी कि किस तरीके से एक नेबर के साथ रहा जाता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये काफ़ी लंबा बॉर्डर है, काफ़ी सबसे लंबा बॉर्डर ये है। क्या कोई दूसरा रास्ता भी तो ऐसा है जहां से ये लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और जिस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? अगर आपने बोला कि मुकम्मल जो है इनका बॉर्डर बंद करना होगा, तो फिर उन दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ जो बॉर्डर के इस तरफ से हो रही हैं, उसको कैसे रोका जाए?
देखें, बात यह है कि 26-2700 किलोमीटर बॉर्डर है और यह माउंटेनस एरिया है। हर जगह पॉसिबल नहीं है, पोरस बॉर्डर। बिल्कुल कहीं ना कहीं से जगह रह जाती है जहाँ फेंसिंग भी नहीं हो सकती, इतने वहाँ पे माउंटेन, वहाँ से ये निकल, ये दे आर द नेटिव ऑफ द एरिया, ये वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ से निकल के आएंगे। सो हमें जितना कुछ कर सकते हैं वो हम कर सके। हमें अपनी ज़्यादातर हमें वहाँ पर ग्राउंड रडार्स लगाने हैं, जो लगाए हैं आर्मी लगाए, जिससे मॉनिटरिंग की पता चलती है, उसको हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना अफगान गवर्नमेंट खुद क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करे, क्यों हमारे साथ कॉपरेट ना करे, हमारे साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाए कि हमने कैसे हम इनकी मदद करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे दोनों तरफ पश्तून है, इधर पाकिस्तानी पश्तून है, अफगान पश्तून है। सो हम तो हर वक्त सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अभी भी हम इनको कह रहे हैं कि आप बैठ के मुज़ाकरात करें, बिल्कुल ऐसे, और आप सिर्फ तरमीन किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेशन इस्तेमाल ना करें। दिस इज व्हाट इज आवर डिमांड। लेकिन इसमें चाहिए पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व जो अफगान गवर्नमेंट की नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप असलहे की भी जैसे हम बात कर रहे थे, जो काबुल में इस वक्त असलहा मौजूद है जो अमरीकी हुकूमत छोड़ के गई है अफगानिस्तान में, असलहा $7 अरब इसका तखमीना बताया जा रहा है। और अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर इस वक्त जो मुल्क हैं उनमें मौजूद है जो कि असलहा बेचता है। तो ये जो असलहा अमरीका छोड़ के गया है, ये वही असलहा है जो अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को बेच रही है? 100% वो $7 बिलियन का वो वेपन अमेरिका छोड़ के गया। 7,77,000 राइफलें उन्होंने दिमाग छोड़ के गए। इमेजिन करें, सारा वो बेच रहे हैं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी रख रही हैं, आगे लोगों को भी बेच रहे हैं। उनकी तो चांदी हुई हुई है और वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, 1-2 अफगान नेशनल होते हैं और सारे फौजियों के पास सब बस अमेरिकन ताकत का असर होता है। आप ये देख लें। सही। और ये अगर कहने की पहले तो बात पूछे अमेरिकन से कि व्हाई डिड यू लीव, व्हाई डिड यू डिस्ट्रॉय और व्हाई डिड यू कैरी द बैक, होम घर ले जाते, आप क्यों छोड़ के गए? अगर छोड़ के जाते तो प्रॉपर अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे के जाते। अभी तो ट्रम्प कह रहे कि हम बटकम एयरबेस पे नहीं छोड़ना चाहिए। वो इतना बड़ा एयरबेस बनाया है, अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, यू कांट इमेजिन कि वो कितना बड़ा एयरबेस है। वो छोड़ के गए हैं और हो सकता है कि अभी रियलाइज करें। देखिए, यहाँ आने का अमेरिकन अगर ट्रुप्स आते हैं, बैठते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप ये देखें पूरे सेंट्रल एशिया और रशिया को मॉनिटर करते हैं, इधर चाइना को मॉनिटर करते हैं, इधर पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं, साथ ईरान को करते हैं। यही उनका टारगेट, यही था, इसीलिए वो आए भी थे। अभी गए होंगे तो अपने ग्राउंड सिस्टम को ठीक करके गए होंगे, मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो बात ये कि हमें अभी अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको मौका मत दें कि वो यहाँ पर आए। आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निकालें वहाँ से, उनको वार्निंग दें, उनके खिलाफ एक्शन करें। देन इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान के हालात भी ठीक हों और हम अच्छा, लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब, अब पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं या जो सियासी हुकूमतें हैं, इन पर अब क्या जिम्मेदारी आती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जो गुज़श्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं कि जैसे हुकूमती रिट ख़त्म होती जा रही है, तो अब सियासी इख्तलाफात भी इस वक्त पीक पर हैं। सियासतदानों को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरत है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके जितने पार्टी के हैं, इंडिविजुअल हैं, दैट लीव असाइड। आप पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के लिए गेट टुगेदर, पॉलिटिकल कंसेंसस करें, सारे मिल के बैठें, फैसला करें कि हमने क्या करना है। और उसके बाद जो फौज को चाहिए वो फौज को रिसोर्स दें ताकि वो इनके इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ें भी। लेकिन साथ ही साथ आप एक और प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो ये कि आप जो नेशनल पार्टी हैं बलूचिस्तान में, जो मुहब्बे वतन है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें, बिल्कुल उनको अपने साथ हैं। अख्तर महंगल हैं, डॉक्टर मालिक हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, उनसे मुलाकात करें। 1% के करीब ये टोटल हैं, ये जो आपके साथ जो गुमराह हुए जो रॉ ने इनको अपने पेरोल पे रखा हुआ है। जो मिसिंग पर्सन है वो भी कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, सारे ये टेररिस्ट है, जितने मारे जा रहे हैं, अभी मारे गए ये मिसिंग पर्सन है। तो इसके एक्शन करें, फिर बात होगी। और सूबाई हुकूमत जो KPK की है, वो भी मुसल्लह फौज के साथ, हुकूमत फेडरल हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ करें। और जब भी हुकूमत जाती है बात करने के लिए अफगानिस्तान में, बेशक KPK के लोगों को भी लेके जाएं, लेकिन फेडरल हैज टू गो एंड टेक इट। और रेड गवर्नमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं करे, कोई चैलेंज करे। इसके खिलाफ जो हथियार उठाता है उसके खिलाफ ऑपरेशन, जो हथियार डालता है पाकिस्तान के आइन कानून को मानता है, उससे मुज़ाकरा। बिल्कुल, मतलब अभी सूरत हाल ये है, सियासतदानों को अपने तमाम डिफरेंसेस को ख़त्म करके आगे आना होगा, क्योंकि मुल्की सलामती का मामला है और मुल्क की सलामती के लिए इस वक्त अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पे रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।